जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास। बाल विकास के लिए मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर 1 के लिए 1 to 5 के लिए अब रोज़ लेकर आऊँगा। आपको रोज़ एक मॉडल प्रैक्टिस सेट कराऊँगा बाल विकास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भी झारखंड टेट की तैयारी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए। दोनों मिल के तैयारी करेंगे। कहीं प्रॉब्लम आएगा तो दोनों मिलके सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया, लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है कि लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये दोनों गलत है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ये कथन सत्य है। सही बात है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। बुद्धि जो है व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है, ठीक है। बुद्धि से समायोजन की शक्ति, समझने की शक्ति का विकास होता है। याद रखिएगा, बुद्धि का विकास लिंग के आधार पर नहीं होता है, अतः बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। दूसरा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। रटने को महत्व प्रदान न करना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो देखिए एनसीएफ 2005 का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है समावेशी शिक्षा, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर दिया हुआ रटने को महत्व प्रदान न करना, ये भी है। समायोजन जो है समायोजन क्षमता का विकास करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान यानी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। उसके बाद ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, ये आपका एनसीएफ 2005 का आधारभूत सिद्धांत है। लेकिन अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये सिद्धांत इसका नहीं है, ठीक है। बाद वाक्य, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। जिन प्याजे का मत है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। सृजनात्मकता स्वपूर्ति होती है जिसकी अभिव्यक्ति छात्र स्वयं के ज्ञान से करता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। तो देखिए डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, तो पढ़ने की अक्षमता से। इसमें छात्रों को अक्षर को पहचानने में कठिनाई महसूस होता है। अगर बी लिखा है तो बहुत छात्र डी पढ़ते हैं, डी लिखा है तो बी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है, पठन विकार। चलिए परामर्श का उद्देश्य क्या है। देखिए परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, ठीक है। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना और बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। तो देखिए बच्चों में नैतिकता की जो स्थापना है उसके लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके छात्रों पर पड़ता है। शिक्षकों की गतिविधियाँ तथा आचरण का अनुसरण छात्र करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अतः शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए किसका, तो विश्वास का भी, स्नेह का भी और सम्मान का भी। ये सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच मध्य संबंध होना चाहिए। आगे है डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। डाल्टन शिक्षण विधि, देखिए डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया था आपका मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। इसने डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया। इस शिक्षण विधि में छात्र अपने अपने कार्यों को
अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इस शिक्षण विधि में समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता है। चलिए आगे, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है? तो देखिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। चलिए अगला है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका है वो है आपका सीखने हेतु एक अच्छी सुलभकर्ता की। ठीक है, यानी आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बच्चों को सिखाने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में होती है, जो बच्चों को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराता है जिसमें छात्र आसानी से अपने समझ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो कुछ बच्चे सीख सकते हैं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो देखिए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये कथन सर्वोत्तम है। ठीक है, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा अलग अलग कौशलों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न बुद्धिलब्धता के स्तर वाले विद्यार्थियों में ज्ञान का प्रसार होता है। बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो बच्चा सीखता है आपका कई प्रकार से। ठीक है, बच्चा सीखता है कई प्रकार से। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है जिसमें छात्र कई प्रकार से सीख सकते हैं, जैसे पुस्तकों को पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, अखबार पढ़कर, प्रश्न पूछकर, अनुकरण करके, समस्याओं को हल करके। अगला सवाल है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका हो जाएगा, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अधिगम प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया जिसमें त्रुटि एवं भूल होना आवश्यक है। त्रुटि एवं भूल से ही ज्ञान परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। गलती होता है तभी बच्चे समझ पाते हैं कि क्या करने से गलती हो रहा है, फिर उसमें वो सुधार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधु गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? उसके माता पिता अनपढ़ है? नहीं, ये गलत है। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है? नहीं, ये भी गलत है। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है। गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा, उसे गणित में रुचि रहेगा तभी जब उसको सही विधि बताया जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर है कि निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक क्या है, कौन हो सकता है या क्या कर सकता है? तो देखिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जो अच्छा अध्यापक होगा वो हमेशा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चलिए आगे, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ठीक है, संवेगात्मक रूप से या संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की मुख्य विशेषता है। आगे, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो देखिए, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है, धीरे आगे देखिए। 19 नंबर सवाल देखते हैं। आगे, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह क्या है? प्रखर बुद्धि वाला, सामान्य बुद्धि वाला, उत्कृष्ट बुद्धि वाला या प्रतिभाशाली? तो देखिए, टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किया तथा बुद्धि लब्धि के आधार पर छात्रों को वर्गीकरण किया। बुद्धि लब्धि के आधार पर छात्र का वर्गीकरण किया तो 90 से 110 के बीच जिसका बुद्धि होता है वो सामान्य बुद्धि वाला होता है। ठीक है,
बुद्धिलब्धि बालक 130 से अधिक प्रतिभाशाली होता है। 121 से 130 के बीच प्रखर बुद्धि होता है। 111 से 120 के बीच तीव्र बुद्धि होता है। ठीक है। 91 से 110 के बीच सामान्य बुद्धि होता है। 81 से 90 के बीच मंद बुद्धि होता है। 71 से 80 अल्प बुद्धि और 71 से कम जड़ बुद्धि होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, इसका मतलब है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो देखिए, शिक्षक को प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात न होने पर अस्पष्ट भाषा में छात्रों से यह कहना उचित होगा कि प्रश्न का उत्तर कुछ समय बाद या बाद में समझकर देगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, यानी शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। आगे है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। आगे है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो कैसे सिखाइएगा? तो अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अगर आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, उनकी जो मातृभाषा है उसी से। 24 नंबर है कि पुरस्कार एवं दंड क्या है? तो पुरस्कार एवं दंड जो है वो कृत्रिम प्रेरक है। ठीक है, जो व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रोत्साहित करते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसमें आंसर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। छात्रों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है बच्चों के लिए यानी बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश के लिए लागू है। तो ये शिक्षा का अधिनियम लागू है 6 से 14 वर्ष के लिए। आगे चलते हैं, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? तो देखिए, शिक्षक को जो ज्ञान होना चाहिए वो बाल मनोविज्ञान का, अध्यापन विषय का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो हो जाएगा ऑप्शन 4, अध्यापन विषय या बाल मनोविज्ञान का। चलिए, उसके बाद है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है। अंतिम सवाल है कि एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा कि आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास के। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।